सर अभी हाल ही में सोशल मीडिया में बढ़े रहे कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी ये पार्टी क्यों शुरू हुआ? देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की है और वो टिप्पणी की है कि देश के युवा पिछले 10 वर्षों में केंद्र में 89 टाइम्स पर्चे लीक हुए, परीक्षा के एग्जाम लीक हुए। 17-18 बच्चों ने सुसाइड कर लिया अभी। तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका दायित्व मुख्य रूप से धर्मेंद्र प्रधान को लेना पड़ेगा। सर राघव चड्ढा गद्दार थे ना, आम आदमी की सिस्टम ने उनको पीछे रख दिया? राघव चड्ढा जो 32-33 साल की उम्र में है, बल्कि उससे भी कम, उनको पार्टी ने सोना मत लो, तेल मत लो, एक स्ट्रैटेजी है। इस सारे करने पे तो ईवी गाड़ी चलाने पे हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ जाएगा सर। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणा की है 5-6 चीजें जो उन्नयन करने की, ये दिखाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ढर्रे पे चली गई है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। ये स्थिति बहुत ही भयानक मंदी का दौर है और ये इसका जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। अभी आपको एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि खुद 5 दिनों के विदेश दौरे पर गए, आम आदमी को बाहर जाने से मना कर रहे हैं। अभी इनके दौरे पर यहाँ पे बात करते हैं हिंदू मुसलमान, चुनाव का मुद्दा इनका ही रहता है। अब सऊदी अरेबिया में वो गए तो आपने देखा कैसे ऐसे दौड़ के कैसे गले मिल रहे हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका बहुत दिनों बाद गले मिलते हैं। बाहर जाके आप बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमानों से मिलोगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को का तिरस्कार करोगे तो देश में विभाजनकारी पैदा नहीं होगा। हेलो हाय नमस्कार, आम पॉडकास्ट मु सागर आपन को स्वागत करछि। जेमते आमे आगरु कहथिलु आम पॉडकास्ट एक भिन्न प्रयास और भिन्न भिन्न अतिथि को आमे डाकिबु, आम पॉडकास्ट एंटर करिवु। तो आजिर पॉडकास्ट एक भिन्न हे पारे काहेकि ना बदलुछि ओडिसा राजनीतिक समीकरण। आउची 27 इलेक्शन आउची, धीरे धीरे दल माने ओडिसा रे डेरा जमैलेनी, जेमती कि नेशनल दल भी आसुछंती ओडिसा रे। तो आजिर जे गेस्ट और आजिर अतिथि जे हमर श्री वीरेंद्र सिंह काडियान जी, जे आप रो ओडिसा प्रभारी और दिल्ली रो एमएलए, तांको हम शो रे स्वागत करिए। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। सर आज आप ओडिसा आए, ओडिसा में क्या पर्पस था आपका? उड़ीसा में हमारी तैयारी बैठक थी, आज समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उड़ीसा राज्य आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्तागण जो एक्टिव हैं उन सबको बुलाया गया था और हमारे नवनियुक्त सह प्रभारी उनको भी बुलाया गया था। अभी हाल ही में देखा कि बीजेडी की काफ़ी लंबे समय तक सरकार रही और बीजेपी उसकी साझेदार थी, तो दोनों की सरकार थी। इसके 2 वर्ष पहले बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेडी इसकी विपक्ष पार्टी बन गई। तो जो पार्टी इतने लंबे समय तक उड़ीसा राज्य में शासन कर रही हो, और क्योंकि बीजेडी और बीजेपी एक साथ कई सालों से सत्ता में रही है, तो बीजेपी कोई भी ऐसा कार्य करे जिससे लोग नाखुश हों, बीजेडी उसका पुरजोर विरोध नहीं कर पा रही है, विपक्ष बिल्कुल शून्य है। और कांग्रेस, अब आपने देखा हॉर्स ट्रेडिंग हुई है जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी कैंडिडेट को ही वोट दिए हैं। ऐसे में लोगों को ठगा सा महसूस किया जा रहा था, लोग नाराज हैं, लोग ये महसूस कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां मिलकर उड़ीसा राज्य में अपना काम चला रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज कौन उठाए? सर जैसे उड़ीसा में पंचायत इलेक्शन आ रहे, म्युनिसिपल इलेक्शन आ रहे, उनका कांग्रेस हो, बीजेडी हो, बीजेपी हो, उनका कुछ स्कीम है, शेड्यूल है
वो उनको उनका सब रखा है। आपका क्या है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो लोगों विपक्ष शून्य है, विपक्ष में कोई है ही नहीं। आम आदमी पार्टी काफी लंबे अरसे से सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों की भावनाओं को सरकार के समक्ष रख रही है। अभी हाल ही में देखा आपने, नीट का पेपर लीक हुआ और 17 बार उड़ीसा में पिछले 2 वर्षों में पेपर लीक हुए, किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। मॉब लिंचिंग हो रही है जगह जगह, यहाँ पे गंजाम में हुई, कालाहांडी में हुई, अभी फिर एक और हुई। तो सरकार जब से बीजेपी की आई है तब से करप्शन, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो नीट के बारे में आप बोल रहे, जो नीट में एग्जाम पेपर जो लीक हुआ, उसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दायी कौन है? इसमें धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर है कि पार्टी है ना सिस्टम है, कौन दायी है? देखिए, इसमें दोनों है। सिस्टम काम करता है मंत्री के अधीन। तो मुख्य रूप से जब कोई भी ऐसा घटना घटती है तो मंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि मंत्री अगर सख्ताई से और सही से काम करे तो सिस्टम ठीक काम करेगा। आपने देखा होगा कि एक बार एक्सीडेंट, रेल मंत्री थे तो एक्सीडेंट हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने तुरंत इस्तीफा दिया था। तो आज पिछले 10 वर्षों में केंद्र में 89 टाइम्स पर्चे लीक हुए हैं, परीक्षा के एग्जाम लीक हुए हैं। 17-18 बच्चों ने सुसाइड कर लिया अभी। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका दायित्व मुख्य रूप से धर्मेंद्र प्रधान को लेना पड़ेगा। अच्छा, इस जो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देना चाहिए या बीजेपी उनको साइड कर रहे हैं इस्तीफा के लिए? देखिए, कोई भी जिम्मेवार, जिस भी मंत्री के अधीन कोई मंत्रालय काम कर रहा है, वो विफल है तो इसका मतलब उसकी जिम्मेवारी मंत्री की है और मंत्री को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए जनहित में, क्योंकि लोकतंत्र में लोग चुनते हैं और लोगों की आशाओं पर जो कोई खरा ना उतरे तो इसका मतलब उसे वो चीज छोड़ देनी चाहिए। और सर, अभी हाल ही में आप देखेंगे उड़ीसा में बहुत ही सारे आईन विशृंखला काम हो रहे हैं, जैसे दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े रेप हो रहा है, दिन दहाड़े चोरी चकारी हो रहा है, और अभी गर्मी इतना बढ़ गई, बिजली कट हो रहा है। उस रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? देखिए, उड़ीसा भगवान जगन्नाथ जी की भूमि है और उड़ीसा में पहले कभी ऐसे घटनाएं नहीं घटी। जब से ये सरकार आई है, मोहन मांझी सरकार, पिछले 2 वर्षों में और हाल ही में अनेकों ऐसे जगह, जैसे मैंने अभी बताया कि गंजाम में, कालाहांडी में आज भी एक हुआ है। तो ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर का विफलता दिखाता है, और जब कानून व्यवस्था की विफलता है तो मुख्य रूप से वो सरकार, वो मुख्यमंत्री, वो गृह मंत्री, वो जिम्मेदार होता है। और रही, क्योंकि यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी और धार्मिक लोग रहते की भूमि में धार्मिक लोग रहते हैं, कभी भी कोई उपद्रव आपने पहले नहीं सुने होंगे, कोई इक्का दुक्का घटना गला, लेकिन आज दिन अभी क्यों हो रही है? अब जो ऐसी घटनाएं हो रही है तो ये विफलता है सरकार की। तो आप कह रहे जो 25 साल से सरकार थी वो अच्छे गवर्नमेंट चलाते थे, जो बीजेडी, अभी बीजेपी का जो गवर्नमेंट है इतना अच्छा नहीं है। देखिए, बीजेडी पहले बड़ा पार्टनर थी, बीजेपी छोटा पार्टनर थी, सारे दोनों में पार्टनर थे। लेकिन नवीन पटनायक जी अब उम्र हो गई है, अब बीजेडी उनकी नेतृत्व दे नहीं पा रहे हैं। और जो बीजेडी के भी लोग हैं, वो बहुत से लोग सरकार में रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो वो बीजेपी की जो कमियां हैं, जैसे खनन में जो कमियां हैं, जो मुनाफाखोरी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, तो उसकी भागीदार जो बीजेपी है, तो उसके बारे में वो एक शब्द भी नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं किसी पेपर लीक के बारे में उठा रहे हैं। इसका मतलब ये दिखाता है कि नवीन जी का अपनी पार्टी से प्रभाव हट गया है और ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, जनता ठगी महसूस कर रही है। और कांग्रेस का इसमें क्या रोल है? कांग्रेस पिछली बार जो 12 एमएलए थे, अब 14 एमएलए हैं, जिसमें 3 क्रॉस वोटिंग किए हैं। तो जो पार्टी के सदस्य क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दिखाता है कि इनका जो नेतृत्व है यहाँ का, और झगड़े आपस में है, गुटबाजी है, और अगर ये ऐसी गुटबाजी चलती रही तो ये कभी भी सत्ताधारी पार्टी को काउंटर नहीं कर पाएंगे, ये अपनी ही मजबूरियों में फंसे हैं।
अभी तो हाल ही में फिलहाल उड़ीसा में बीजेडी का सीट ज्यादा है, बट कांग्रेस यहाँ पे ऑपोजिशन का मेन रोल निभा रहा है, तो कांग्रेस अभी थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। इस रिगार्ड में आपका क्या सोच है? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि बीजेडी कुछ नहीं कर रही जबकि सीट ज्यादा है उनकी, और कांग्रेस थोड़ा सा रोल निभा रही है। कांग्रेस फ्रैक्चर्ड है, तो बच कौन गया? अब लोगों को विकल्प चाहिए। विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के पास एमएलए है नहीं। आम आदमी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों की समस्याओं और सरकार के निकम्मेपन, निचलेपन और विफलता को जागरूक कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, और गांव और शहरों को कनेक्टिविटी, लोगों को एक दूसरे से मिलने का, प्रेम से रहने का सौहार्द, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा हमारा मुख्य मुद्दा है। तो ये जो आप स्ट्रेटेजी दिल्ली में क्यों अब असर नहीं हुआ 25 का इलेक्शन? दिल्ली में 3 बार हमने चुनाव जीता, और अभी जो चुनाव था, हमारे नेताओं को झूठी और फर्जी केस में शीर्ष नेतृत्व को जेल के अंदर डाल दिया, और उस जो फर्जी शराब घोटाला था, अभी उसका रिजल्ट आया है। न्यायालय ने हमारे नेताओं को निर्दोष और बिल्कुल ही डिस्चार्ज किया है। दिल्ली में केंद्र के अधीन है पुलिस प्रशासन, अच्छा। और सारी तबका लगाने के बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 43.5% वोट आई है, और बीजेपी की 45% वोट आई है। सर, राघव चड्ढा गद्दार थे ना, आम आदमी की सिस्टम ने उनको पीछे रख दिया? राघव चड्ढा जो 32-33 साल की उम्र में, बल्कि उससे भी कम, उनको पार्टी ने विधायक बनाया, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन बनाया, डेवलपमेंट कमीशन की जिम्मेवारी दी, और राज्यसभा का सांसद बनाया। इतनी कम उम्र में इतने अधिक और जिम्मेदारी वाले पद पार्टी ने इनको दिए, और इतनी अहम जिम्मेवारी देने के बाद अगर कोई व्यक्ति पार्टी, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे 2 महीने तक ये यहाँ पे थे नहीं, पार्टी जब संघर्ष कर रही थी, जूझ रही थी, चुनाव का समय था, तब इनकी मौजूदगी नहीं थी। इतने अधिक और जिम्मेदार वाले प्रभावशाली पद इनको दिए गए, तो पार्टी की तो कोई कमी नहीं है। और सर, अभी रिसेंट आप बहुत ही वायरल हो रहा है, तो कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्या बीजेपी को काउंटर करने के लिए है ना? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने एक टिप्पणी ये की कि आज भारत के बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह घूम रहे हैं। तो उस टिप्पणी पे एक उससे सर, राघव चड्ढा सुशील इतना फेमस थे, करोड़ों में उनका फॉलोअर्स था, अभी लाखों में आ गया, तो क्या उनका डाउनफॉल रहा है? वो क्यों ऐसे फॉलोअर्स कम हो गया, पार्टी ने उसको निकाल दिया? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, और क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद थे, यंग एमपीज कॉन्फ्रेंस थी इंग्लैंड में, वहां पे वो गए, और पार्टी के वजह से ही सांसद बने, तभी वहां पर जा पाए। करोड़ों में फॉलोअर्स हो गए थे, लेकिन जैसे ही पार्टी छोड़ी, वो लाखों में रह गए। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि लोग कितने दुखी हुए। कोई एक आदमी को इतना दिया, और जब वो छोड़ के गया तो लोग उससे आहत हैं। तो ये दिखाता है कि पार्टी की कसर नहीं, कमी नहीं है। जो अगर कुछ गलतियां हुई हैं, जो कुछ बात हुई है, तो उनकी खुद की वो है। क्या उनकी मन चाहत थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, इसलिए वो पार्टी छोड़ के बीजेपी के साथ मिल गए? नहीं, अगर कोई ये सोचे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, और अरविंद केजरीवाल जी की सोच, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा, उस पर चुनाव लड़ते थे हम सब लोग, वो भी उन्हीं के उस आधार पर चलते थे। तो अब उनको हटा के वो खुद कैसे बन सकते हैं? कौन एक्सेप्ट करेगा? तो उनका करोड़ों में फॉलोअर्स है ना। फॉलोअर्स होने से नहीं होता। फॉलोअर्स तो किसी के भी हो सकते हैं, घर में बैठे आदमी के भी फॉलोअर्स हो सकते हैं। फॉलोअर्स से नहीं, फॉलोअर्स जनता के बीच, फिजिकल लोगों के बीच जाकर उनके काम करना,
और उनकी सोच को सराहना। क्या वो जनता के बीच में जाके काम नहीं करते थे? नहीं, देखिए, जिस राज्य से उनको राज्यसभा का सांसद बनाया था, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी थी उस राज्य के मुद्दे उठाना। किसानों का मुद्दा था, वहां पे पानी का मुद्दा था, वहां पे बॉर्डर स्टेट है वो मुद्दा था, केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंड नहीं दे रही है वो मुद्दा था। ऐसे अहम मुद्दे थे जो राज्यसभा में उनको उठाने चाहिए, जिसकी लोग कामना कर रहे थे। क्योंकि कोई भी राज्यसभा का सांसद होता है, उस राज्य के विधायक उसको चुनते हैं, और विधायक जनता की आवाज होते हैं, और उस आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाना लोकसभा राज्यसभा के जरिए होता है। तो उस मामले में उन्होंने ऐसा कोई फ्रूटफुल काम नहीं किया जिससे लोग वहां के खुश हों। सर, अभी पंजाब का इलेक्शन पास आ रहे हैं। अभी पंजाब का क्या फिर से आप आएंगे ना? बीजेपी जैसे पश्चिम बंगाल को हटाया, जैसे पंजाब को भी हटा लेगा। भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो वादे किए थे वो तो किए ही किए हैं, और जो वादे नहीं किए तो उसके अलावा भी उन्होंने काम किए हैं। बिजली फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, किसानों को राहत दी। अब आपने देखा होगा शिक्षा में काफी आगे अच्छा रिजल्ट आया, सबसे अच्छा रिजल्ट आया पंजाब का। परिवर्तन है, नशा मुक्ति हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, कच्चे कर्मचारी पक्के किए गए, और जो सरकारी उद्योग थे बंद थे उनको चालू किया गया है। तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जो भगवंत मान जी की सरकार ने किए हैं, और वो एक अच्छे चेहरा है वहां पर। सर, अभी एक रिसेंट में एक न्यूज आया था, श्री भगवंत मान के मुख्यमंत्री ने सांसद में वो शराब पी के जाया वो गए रहे, तो ये बात कितना दूर सही है? देखिए, कुछ जो विपक्ष पार्टी के लोग होते हैं उनके पास मुद्दों की कोई बात नहीं होती है, वो फालतू की बातें करते हैं। अगर उनको कहना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि क्या आपकी शिक्षा नीति अच्छी रही कि नहीं रही, क्या आपने स्वास्थ्य में कार्य किया कि नहीं किया, क्या आपने महिलाओं को पैसे दिए कि नहीं दिए हर महीने, क्या आपने जो बंद उद्योग पड़े थे सरकार के चालू किए। सर, अभी हाल ही में सोशल मीडिया में बढ़ रहे कॉकरोच पार्टी, ये पार्टी क्यों शुरू हुआ, इसका रीजन क्या, थोड़ा बताइए। देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी की है कि देश के युवा बेरोजगार कॉकरोच की तरह घूम रहे हैं। इससे पहले एक टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा था कि युवा जो है पकोड़े तले या गोबर गैस से गैस बनाएं। तो ऐसी टिप्पणियां लोगों को चुभती हैं। ये बेरोजगारी जो का मुद्दा है, वो बेरोजगारी उनका खुद का वो नहीं है, उन्होंने तो पढ़ाई की है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, उनको नौकरियां मिल नहीं रही है, रोजगार के अवसर है नहीं। तो और फिर ऊपर से उन पे व्यंग्य कसना कि कॉकरोच की तरह घूम रहे हैं, इस चीज को लेकर लोगों में गुस्सा था। तो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि मैं कॉकरोच पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। उस चीज को लेकर लोग जुड़े, और लोगों ने ये जाहिर किया कि ये गलती जो है व्यवस्था की गलती है, ये गलती सरकार की गलती है। अगर उनको रोजगार मिलता है, पेपर लीक नहीं होते हैं, उनके साथ मजाक तभी बनाया जा रहा है। एक तो आप गलती करते हो, ऊपर से उन पर मजाक बनाते हो। लोगों ने जुड़ना शुरू किया, और देखते ही देखते 22 मिलियन फॉलोअर बन गया। आपको क्या लगता है, आगे जाके कॉकरोच का पार्टी बनेगा, वो इलेक्शन लड़ेंगे 29 में, जो इलेक्शन लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, ये इलेक्शन लड़ने की बात नहीं है, ये बात है लोगों के बीच दबाव, गुस्सा, लोगों के दिल में जो गुस्सा है वो आप उनका मजाक बनाते हैं। देश का जो युवा है वो देश का भविष्य है। उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने कहा है कि 10 वर्षों में 89 टाइम पेपर लीक हुए केंद्र से, 17 बार पेपर लीक उड़ीसा में हुए। उनकी क्या गलती है? दिन रात मेहनत करने वाला युवा अगर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है तो कहां जाएगा वो? विपक्ष है नहीं, विपक्ष अगर इकट्ठा होकर आवाज उठाए, 65% वोट विपक्ष को पड़ा है, और 35% वोट केंद्र सरकार को पड़ा है। वो 65% फ्रैक्चर्ड है। अब वो जो उनकी आवाज उठनी चाहिए थी वो आवाज उठी नहीं। उनका गुस्सा जाहिर करने का ये माध्यम है। सरकार को समझना चाहिए कि जो लोग मेहनत करते हैं और जिन हाथों को काम की जरूरत है, उनके साथ आप मजाक उड़ाते हो, उनका मजाक बनाते हो।
अपनी व्यवस्था को ठीक करने की बजाय उन पर दोष मढ़ते हो और लगता है कि आपको कि आप ऐसे दबा के कुचल के आप देश को आगे चला सकते हो। खाली हिंदू मुसलमान की लड़ाई से काम चलेगा? एक दूसरे को लड़ा के काम चलेगा? नहीं। इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। सर ये अभी जो अभी रिसेंट गैस का रेट बढ़ रहा है, तेल का रेट बढ़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये रेट बढ़ रहा है, आज हमारे देश को कौन चला रहा है, कौन आदेश दे रहा है? जैसे ट्रम्प। सत्ता पर ट्रम्प। ट्रम्प। 1 महीने के लिए हम आपका तेल खोल देते हैं, आप रसिया से ले लो, छूट दे रहे हैं, आप किसी से ले लो, फिर 1 महीने के लिए बाद फिर दे रहे हैं। क्या हमें अपने देश की संप्रभुता, हमारे देश की स्वायत्ता, हम आजाद भारत नहीं है? हमें दूसरों से पूछना पड़ेगा कि हम किससे तेल खरीदें, किससे न खरीदें। आप कह रहे हम हैं वेनेजुला से तेल खरीदें, 56 दिन लगते हैं, $28 खर्चा आता है। हम अगर ईरान से तेल खरीदते 7 दिन लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और खर्चा कितना आएगा? हम रसिया से तेल खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रतिबंध ऐसे लगा रखे और हम मान रहे हैं। क्यों? ये हमारे देश की सरकार की विफलता है, ये हमारी व्यवस्था की विफलता है। हम दूसरों के अधीन 145 करोड़ का देश और अमेरिका के आदर काम करेगा? क्यों? तो आप तेरे इंडिया को हम ट्रम्प की अमेरिका के सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल आदेश दे रहे हैं। नहीं तो वो कौन है हमें डिसाइड करने वाला? 1 महीने के लिए तेल खरीद ले किसी से, 2 महीने के लिए खरीद ले। हमें अपना निर्णय खुद लेना चाहिए। हमें जहां सस्ता मिलेगा तेल, हम वहां से लेना चाहिए। आगे क्या लगता है, तेल कमेगा, गैस कमेगा ना ऐसे बढ़ते रहेगा? आज अमेरिका के विदेश मंत्री आए हैं और उन्होंने कहा है कि वेनेजुला के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, तो न उन्होंने स्वीकारा न हमारे यहाँ से कोई ऑफिशियल टिप्पणी है। अमेरिका हमें बताता है कि आप वेनेजुला से तेल खरीदो, अमेरिका हमें कहता है कि आप फलाने देश से तेल मत खरीदो, फलानी चीज मत लो। हम अपने इस निर्णय लेने में विफल हो रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि डॉलर आज 97 रुपीज पहुंच गया है? किसकी विफलता है? जब ये सरकार आई थी 2014 में, उस टाइम पे ये 60 रुपए लगभग था, $1 की कीमत 60 रुपए थी। आज 97 हो गई है और बढ़ता जा रहा है। इसी वर्ष 12% बढ़ गया है। दूसरा, तेल के दाम उस टाइम कांग्रेस के समय में $140 का एक बैरल था, आज 112 का हुआ। तभी इन्होंने तेल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस बढ़ा दी, और डेली 1-2 दिन बाद 1 रुपया 80 पैसे 90 पैसे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उस समय डॉलर की कीमत वो थी और आज थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये विफलता नहीं है हमारी? सर अभी हमारा जीडीपी जो 4 पॉइंट में था, अभी कुछ साल में वो 6 पॉइंट हो गया। मोदी जी ने किया था वो जीडीपी बढ़ेगा, 3 पॉइंट जाएगा, 2 पॉइंट जाएगा। किस रीजन की वजह से जीडीपी कम रहा है? कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अभी एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि बीजेपी इलेक्शन जीतते जा रही है और इकोनॉमी पे फेल होती जा रही है। जो इकोनॉमिक पॉलिसी है देश की, वो सारी फेल है। रुपया 97 पर पहुंच गया और पेट्रोल डीजल हमें बाहर से लेना पड़ता है। 89% 90% हमें बाहर से लेते हैं। और अगर हम वेनेजुला जैसे देश से महंगे रेट पे पेट्रोल डीजल लेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ लेंगे, तो हमारे पर बोझ ज्यादा पड़ेगा। आज ही आपने देखा होगा कि 2.86 लाख रुपीस रिजर्व बैंक ने डिविडेंड के तौर पे दिया है। ये खाली दिखावा है। साथ साथ में सेंट्रल बैंक को अभी इन्होंने कहा है कि उसके शेयर 10% शेयर बेच रहे हैं। तो अजीब सी बात यह है कि एक तो सरकारी जो हमारे अंडरटेकिंग उनको बेच रहे हैं घाटा पूरा करने के लिए। दूसरा, आप देख रहे हो कि जो भी उद्योगपति हैं वो भारत में कोई उद्योग लगा नहीं रहा है, सारे के सारे बाहर जा रहे हैं। यहाँ तक कि अडानी जी ने अभी 97,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का यूएस में
घोषणा की है ताकि वो केसों से मुक्त हो जाए। रिलायंस इंडस्ट्री ने पहले ही घोषणा कर रखी कि वहाँ रिफाइनरी लगाएंगे। तो बड़े बड़े उद्योगपति देश के यहाँ संसाधनों का उपयोग करके यहाँ से पैसे का लोन लेके घुमा के और वहां पे जाके उद्योग लगा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे देश की इकोनॉमी भी डाउन हो रही है। यहाँ पे अगर काम कराएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारे को रोजगार मिलेगा बच्चों को, प्लस यहाँ बेनिफिट होगा, टैक्स मिलेगा। वो सब न करके ऐसे बहुत से उद्योगपति हैं जो बाहर करते हैं। बाहर वाला इन्वेस्टर आ नहीं रहा है, परचेजिंग पावर हमारे देश की खत्म हो रही है। ये अभी प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा कि बाहर से तेल मत, ये सोना मत लो, हवाई जहाज की यात्रा मत करो, वो वो जो मत करो। सोना मत लो, तेल मत लो, एक स्ट्रैटेजी है। इस सारे करने पे, तो ईवी गाड़ी चलाने पे हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ जाएगा सर। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणा की है 5-6 चीजें जो न करने की, ये दिखाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ढर्रे पे चली गई है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। ये स्थिति बहुत ही भयानक मंदी का दौर है और ये इसका जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। अभी आपको एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि खुद 5 दिनों के विदेश दौरे पे गए हैं, आम आदमी को बाहर जाने से मना कर रहे हैं। अभी इनके दौरे पे यहाँ पे बात करते हैं हिंदू मुसलमान, चुनाव का मुद्दा इनका ही रहता है। अब सऊदी अरेबिया में वो गए तो आपने देखा कैसे ऐसे दौड़ के कैसे गले मिल रहे हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका बहुत दिनों बाद गले मिलते हैं। देखा कैसे फिल्म, हाँ हाँ। टाइटैनिक फिल्म जैसा सीन किया है ना। अभी आपकी बात है, अभी इतने मंदी चल रहे हैं इंडिया में, तेल का गैस का रेट बढ़ रहा है। इसमें तो प्रधानमंत्री जाके मेलोडी चॉकलेट खा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसकी 2 बातें बताऊंगा। एक तो जैसे ऐसे गले मिलके उस शेख से गले मिलते हैं, वो मुसलमान नहीं है। बाहर जाके आप बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमानों से मिलोगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को का तिरस्कार करोगे तो देश में विभाजनकारी पैदा नहीं होगा। यहाँ पे जो क्राइम रेट नहीं बढ़ेगा, आपस में दुश्मनी नहीं बढ़ेगी या दंगे फसाद नहीं होंगे और एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ेगी। हिंदू धर्म सिखाता है आपस में प्यार करना, प्रेम करना, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, यही कहते हैं ना। अब आपने कही मेलोडी चॉकलेट, यहाँ पे तो युवाओं को कॉकरोच कहते हैं और वहां पे मेलोडी चॉकलेट खा रहे हैं। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि ये जो कॉकरोच है इनको भी मेलोडी खिला दो कुछ, या मेलोडी वहीं खिलाओगे दूसरी जगह से आके? ये सब दोगलेपन की निशानी दिखाता है। एक तरफ हम युवाओं को, देश के युवाओं का तिरस्कार करते हो, उनको व्यंग्यात्मक बातें कहते हो, उनका मजाक बनाते हो, और दूसरी तरफ बड़े बड़े शेखों से फिल्मी स्टाइल में गले मिलते हो, कहीं दूसरी जगह जाके मेलोडी चॉकलेट खिलाते हो। उनसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि हमारे देश की इकोनॉमी क्यों खराब है। अभी हाल ही में अभी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, उसमें सुना ये कहा है कि भाई 2047 में विकसित भारत कैसे बने। आज की स्थिति नहीं पता। आज तो कह रहे हैं ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं, हमारी इकोनॉमिक गर्थ पे चलेगी, चौथे नंबर से छठे नंबर पर हम खिसक गए और आप मेलोडी खा रहे हो और बात 47 की कर रहे हो। आज की बात क्यों नहीं कर रहे आप? आज अगर मजबूत हो गए तभी तो 47 मजबूत हो गए। अर्थशास्त्री सारे कहने लग गए हैं, लोग अब पत्रकार भी कहने लगे हैं, आवाज उठने लगी है, लोग अपनी भावनाएं उत्पन्न करने लगे हैं कि भाई आज सरकार जो है विफल सरकार है। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, उसके बाद हम हमारा सेक्शन एंड करेंगे। और 2029 में क्या आप आम आदमी पार्टी केंद्र में लड़ेगा और उड़ीसा में उनकी सरकार बन पाएगा? 2029 की आज हम उड़ीसा में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारी मजबूती है। उड़ीसा में आज हमारी समीक्षा बैठक हुई है। हम लोग संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। पहले जिला पंचायत लोकल बॉडी चुनाव फरवरी 2027 में तैयारी करेंगे। इसके बाद उसी के आधार पर हम निर्णय लेंगे कि कितनी सीटों पर हम यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा में चुनाव कराएं। 29 पे आप क्या मेंटर में जाएगी ना, पहले लड़ेंगे? वो उस समय की स्थिति बताएगी। वैसे हमारा इरादा ये है कि हम अकेले लड़ें। धन्यवाद सर, आपने हमारे पॉडकास्ट में आए, हमको हमारे साथ बात की और हमको बहुत ही अच्छा लगा। आशा करते हैं उड़ीसा के वासी आपके सारे बातों को अच्छा लगे
और आपके दल जैसे इम्प्रूवमेंट होए जगन्नाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।